लास्ट क्लास में हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे कुछ आपके क्वांटम मैकेनिक्स के, उसका वो पार्ट फर्स्ट हो गया था। लगभग 12-13 क्वेश्चन कुछ अपने डिस्कस हो गए थे। तो आज कुछ और उतने ही क्वेश्चन जो है अपन लोग डिस्कस करेंगे, उसका पार्ट 2 जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो देखते हैं। पिछली बार अपन ने जो डिस्कस किए थे एरनफेस्ट थ्योरम तक के आई थिंक अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, इसके बाद देखें अपना जो क्वेश्चन आता है इम्पॉर्टेंट, आई थिंक क्वेश्चन 14 है मे बी, है ना, मुझे ध्यान नहीं है इतना, आप लोग देख लेना। पार्टिकल वन डायमेंशन बॉक्स में हमने जो पार्टिकल डिस्कस किया था उस पर वीडियो तो आपको सारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये सारे। ठीक है, तो है पार्टिकल्स इन वन डायमेंशन इन 3 डायमेंशन। एक बॉक्स के अंदर पार्टिकल को अपन लोगों ने डिस्कस किया था, पार्टिकल इन 1D एंड 3D इन अ बॉक्स। ठीक है, इसमें अपन ने जो साई एन निकाला था ना, √2/a, याद हो तो आपको, साई n पाई x बाई a, ये अपन ने आइगन फंक्शन निकाला था। फिर इसकी आइगन वैल्यू भी निकाली थी, एनर्जी En = n² पाई स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 2ma² करके कुछ थी। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये 1 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो यूनिट आती है अपनी लगभग यूनिट सेकंड का लास्ट या थर्ड के फर्स्ट में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है इसमें इसी तरीके के बहुत सारे जो है टॉपिक्स आते हैं आपके, जैसे पोटेंशियल वेल है ना, स्टेप पोटेंशियल है, पोटेंशियल स्टेप है। ठीक है, तो ये सारे जो है इनमें से एक न एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो पक्का पूछे जाते हैं। ठीक है, तीसरी यूनिट जो है उसमें लगभग सारे ऐसे क्वेश्चन है, तो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे आपके, कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे, तो ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट आता है वो है पोटेंशियल स्टेप। तो मतलब कुल मिलाकर के मैं आपको अभी बताती हूँ, पोटेंशियल स्टेप, और या तो पोटेंशियल स्टेप पूछा जाएगा या रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। ये सब कराए हुए हैं मैंने, सारे टॉपिक कराए हुए हैं। ठीक है, आप लोग देखना इनको, पोटेंशियल स्टेप और रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर में वो क्या क्या पूछ सकता है वो ध्यान दीजिए। इसमें अपन ने एक तो ना निकाला था रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, इन दोनों में, इसमें भी निकाला है और इसमें भी निकाला है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, जिसको अपन ने R से डिनोट किया है, जो कि होता है mod b² अपॉन mod a², आपको याद हो तो। ठीक है, एक अपन ने निकाला था ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, यानी कि एक तो परावर्तन गुणांक है ना, और एक ट्रांसमिशन कोफिशिएंट मतलब आपका पारगमन गुणांक कैपिटल T, जो कि mod c² अपॉन mod a² करके था, है ना, याद है ना आपको। इस तरीके से निकाला था, मतलब R = b अपॉन a था और T = c अपॉन a, इस तरीके का अपन लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है ना, आप लोग इसको देख लेना। तो इनमें से देखो, या तो वो ये कहेगा कि आप इसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड आउट कीजिए, या नंबर के हिसाब से वो दोनों चीज़ें भी पूछ सकता है। कुल मिलाकर आपको टॉपिक कंप्लीट करना है और आपको अंतर समझ में आना चाहिए कि पोटेंशियल स्टेप में जो पोटेंशियल है उसका डायग्राम कैसा था। ठीक है, अच्छा, वो एक क्वेश्चन एक तरीके से और दे देता है कि वो सिर्फ ये कहेगा ही नहीं कि वो पोटेंशियल स्टेप है या क्या है, वो डायग्राम बना देगा आपको। जैसे पोटेंशियल स्टेप का डायग्राम अपना ऐसे बनता है, दिस इज पोटेंशियल स्टेप, ये x = 0 है, ये x = a है और ये इधर x = -a है। ठीक है, तो वो इस तरीके का पोटेंशियल बना करके दे देगा और आपको कह देगा कि इसके लिए आपको ये फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। तो आपको पहचानना है कि दिस इज पोटेंशियल स्टेप, फिर आप इसका पोटेंशियल लिखोगे कि Vx = जो है V0 है, कहाँ पर, एट x = 0 पर। और ठीक है, इस तरीके से आपको मतलब जो भी पोटेंशियल की डेफिनेशन है, पोटेंशियल स्टेप है, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर है, उस हिसाब से आपको पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखनी है, या कई बार वो डेफिनेशन भी दे देता है पोटेंशियल की और उसके बाद पूछता है। तो कुल मिलाकर उसकी मर्जी है, आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। और ये सब तरीके के जो मैं जहाँ पे भी मैंने टॉपिक समझाए हुए हैं वहाँ पे मैंने ये सारे तरीके बताए हुए हैं आपको। ठीक है, तो अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसके अलावा अच्छा, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर में एक क्वेश्चन बनता है, वो है अल्फा डीके का, अल्फा 6, इसको भी मैंने समझा रखा है। ठीक है ना, तो ध्यान से समझो इनको, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए पहले, सॉल्यूशन तो ठीक है, लेकिन पहले क्वेश्चन जब तक नहीं समझोगे, रट्टाफिकेशन करोगे तो आपको दिक्कत आएगी फिर आगे चल करके। ठीक है ना, इस तरीके का ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्क्वायर वेल, नेक्स्ट आता है आपका वो है स्क्वायर वेल। तो कुछ हैं ऐसे टॉपिक, जैसे ये पोटेंशियल स्टेप है, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, स्क्वायर वेल है ना, या और पोटेंशियल वेल। तो इन सब में अंतर करना सीखो एक तो, और ये थोड़े से डिफिकल्ट पढ़ते हैं कैलकुलेशन वाइज और थोड़े से डेरिवेशन वाइज, थोड़े से ये टॉपिक थोड़े डिफिकल्ट तो पढ़ते हैं। आप लोग जब 2-3 बार 4-5 बार इनको ठीक से पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, इनमें अंतर समझोगे कि इसका इससे क्या अंतर है, इसका इससे क्या अंतर है, या इन दोनों का इन दोनों से क्या अंतर है। ठीक है ना, तो करोगे ना जब तक
नहीं करोगे जब तक समझ में नहीं आएगा। और आप करोगे, हाथ से प्रैक्टिस करोगे, ये सारी चीज़ों को ठीक से देखोगे तो आपको आराम से समझ में आएगा और अंतर भी समझ में आएगा कि इनमें क्या अंतर है आपस में, ठीक है, किस में क्या निकालना होता है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्क्वायर वेल पोटेंशियल आ जाता है आपका। पोटेंशियल वेल, इसमें ध्यान रखना, पोटेंशियल वेल में आपका एक तो है इनफाइनाइट के लिए और एक है फाइनाइट के लिए, ठीक है। यानी कि एक तो है इनफाइनाइट के लिए, एक तो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है और एक फाइनाइट पोटेंशियल वेल है, और दोनों में क्या अंतर है ये सब वीडियोस में बताया हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये जो आपका फाइनाइट है इसमें ट्रांसीडेंटल इक्वेशन ज़रूर पूछी जाती है। ट्रांसीडेंटल इक्वेशन अबीजीय समीकरणें जो है, बीजीय समीकरणें जो है वो पूछी जाती हैं। जो हमने, मेरे को ऐसा ध्यान तो नहीं है बट ऐसा कुछ था, एल्फा इज इक्वल्स टू बीटा टेन बीटा, है ना, बीटा इज इक्वल्स टू, ऐसी इक्वेशन थी ना वो जो ट्रांसीडेंटल इक्वेशन है, अबीजीय समीकरण, वो आप जरूर ध्यान रखना, निकालने का तरीका और ये सब समझाया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 17 में आपका आ जाता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक सरल आवर्ती दोलक, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। सरल आवर्ती दोलित्र क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में पूछा जा सकता है, इक्वेशन पूछी जा सकती है, सॉल्व करवाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपसे इसकी जो 0 पॉइंट एनर्जी है वो पूछी जा सकती है। देखो, एक 0 पॉइंट एनर्जी मैंने पिछले उसमें वीडियो में बताया था, जो उसका पार्ट फर्स्ट था वो अपन ने बताया था उससे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे भी बोला था, ये बात ध्यान रखना कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की 0 पॉइंट एनर्जी या शून्य बिंदु ऊर्जा आपसे कौन से तरीके से निकलवा रहा है, वो आपसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से निकलवा रहा है या फिर सिंपल उसने ये कहा है कि 0 पॉइंट एनर्जी निकालिए, ठीक है। अगर उसने कहा है कि हाइजेनबर्ग से करो तो उसी से करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसने कहा है कि 0 पॉइंट एनर्जी निकालो सरल आवर्ती दोलित्र की, फिर आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो 0 पॉइंट एनर्जी, शून्य बिंदु ऊर्जा, जो अपन ये निकालते हैं ना, E इज इक्वल्स टू हाफ एच न्यू नॉट, ये शून्य बिंदु ऊर्जा है, इसका डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा पैरिटी, ठीक है, कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं इसमें। एक तो पैरिटी के बारे में पूछा जा सकता है, सब बता रखा है आपको सारा, आप जब खोलोगे ना, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, वेव फंक्शन, ठीक है, ये सब समझाया हुआ है वहाँ पे। पैरिटी क्या होती है, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक के लिए पैरिटी क्या होती है, इसके लिए +1 होती है, इसके लिए -1 होती है, तो उसके लिए क्या आपका इक्वेशन होना चाहिए पर्टिकुलर, तो वो सब समझाया हुआ है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ टॉपिक बता रही हूँ आपको कि ये आपको जाकर इंपॉर्टेंटली पढ़ने हैं, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट देखोगे, वहाँ पर आपको ये सारे टॉपिक मिलेंगे, सारे, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, आपका जो है हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम जो नेक्स्ट आता है आपका, इसमें वो है हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम जो नील्स बोर ने बताया था, ठीक है। तो वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, मैं बता देती हूँ कौन सा है। जो आप En निकालते हो ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की nth स्टेट में एनर्जी, वो ज़रूर पूछी जाती है, अभी बता देती हूँ आपको। देखो, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा था आपका, 18 करके था, H एटम स्पेक्ट्रम, है ना, ये भी बताया हुआ है, जिसमें आप ये एनर्जी निकालते हो ना, En इज इक्वल्स टू -13.6/n², और फिर आप लेवल बनाते हो कि E0 के लिए कितनी एनर्जी आती है ना, E0 के लिए मतलब n बराबर 1 के लिए, E0 मतलब सबसे नीचे जो मूल ऊर्जा अवस्था है n बराबर 1, वो -13.6 आती है। इसके ऊपर जाते हो तो कितनी आएगी, n बराबर 2 के लिए कितनी आएगी, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से आगे जाते जाओगे तो ये डिफरेंस कम होता जाता है ना। तो ये हमने बनाया हुआ है, ये एनर्जी लेवल डायग्राम जो है ये भी पूछा जाता है, एक्सप्रेशन भी पूछा जाता है, ठीक है। एनर्जी का एक्सप्रेशन पूछा जाता है, वेलोसिटी का पूछा जाता है, रेडियस का पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा नहीं, सॉरी, ये तो उसका है, नील्स बोर के उसका आ गया। हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम में तो इतना ही पूछा जाता है, ठीक है, वो अलग चीज़ है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा 1-2 एक्सपेरिमेंट है आपके, वो पढ़ जाना। उनमें से एक तो है फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट मतलब इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक आपका स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट है,
ये दो एक्सपेरिमेंट में से कोई एक पूछा जा सकता है। जनरली ये अथवा में आते हैं और में आते हैं, लेकिन आप दोनों में से एक तो पक्का पढ़ ही जाना, फ्रैंक-हर्ट्ज़ में और स्टर्न-गर्लक में। ये स्पिन के ऊपर है, ठीक है, ये हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल के ऊपर ही है फ्रैंक-हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। एक इसमें इंपॉर्टेंट बनता है ये एवरेज वैल्यू ऑफ रेडियस, एवरेज वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ एच एटम। हाइड्रोजन एटम की जो एवरेज वैल्यू होती है वो 3/2 A0 यानी कि बोर रेडियस की 1.5 गुना होती है ना। ये भी आपको करवाया हुआ है, तो इस पर भी आप ध्यान देना। आप क्वेश्चन समझते जाओ। यहाँ पे देखो पेपर में कितना पढ़ के गए, कई बार वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, कई बार ये इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से पढ़ के गए, कितना समझ के गए, क्योंकि वहाँ पे जब अपन क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें फ़र्क होता है। समझ में आ रहे हो? मतलब सीधा टॉपिक एक के बाद एक पढ़ना और वहाँ पे हर एक क्वेश्चन को अलग से पढ़ना, समझना, सोचना, फिर उसमें क्या करना है ये डिसाइड करना, ये थोड़ी सी अलग चीज़ें होती हैं। तो इस पे आप प्रैक्टिस करके जाओ, इसीलिए मैं क्वेश्चन वाइज करती जा रही हूँ। अगर वीडियो आप पूरा ढंग से ध्यान से देखते हो ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये टॉपिक आप ढूंढोगे फिर उन चीज़ों को जा करके, तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। समझ में आ गई तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये है, और फिर इस तरीके से करोगे ना तो चीज़ें आपको ठीक से दिमाग में बैठेगी। तो क्वेश्चन को कई बार समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक पढ़ना और फिर एग्जाम में जाके उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, दोनों में बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। कई बार बहुत पढ़ के जाते हैं फिर भी बच्चा वहाँ जाके कन्फ्यूज़ हो जाता है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चन बहुत तरीके से समझना, पढ़ना और फिर सॉल्व करना, ठीक है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आता है आपका बोर्स कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, बोर संगतता सिद्धांत, ठीक है, बोर संगतता सिद्धांत, ठीक है, जिसमें अपन ने रेडियस के लिए एक्सप्रेशन निकाला हुआ है, संगतता सिद्धांत की कुछ कंडीशन लिखी हुई है, थ्योरेटिकल है, और ये पूरा आपको मिल जाएगा वीडियो में। बोर संगतता सिद्धांत तक पूरा करा रखा है मैंने, ठीक है। इसके बाद जीमान इफेक्ट है, वो पढ़ जाना, ठीक है। जीमान मतलब आप रीडिंग भी मार के जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी तक जो तो 20-21 क्वेश्चन तक मैंने बताया ना, पूरा यहाँ तक आपको पेपर में आराम से मिलेगा, 50% आराम से करके आओगे, ठीक है। इसके बाद का थोड़ा जो आता है वो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का आता है। जीमान इफेक्ट के बाद मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, जिसमें आप 3 तरीके के वो पढ़ते हो स्पेक्ट्रम। एक तो पढ़ते हो रोटेशनल घूर्णन स्पेक्ट्रम, एक पढ़ते हो वाइब्रेशनल, है ना, कंपन ऊर्जा स्तर, और एक पढ़ते हो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। तो 3 तरीके के स्पेक्ट्रम है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बता देती हूँ आपको। इसमें आपका जो है एक है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम, मतलब रोटेशनल और वाइब्रेशन का मिक्स है। समझ मेरी बात सुन रहे हो आप ध्यान से? मतलब मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप एक तो ये पढ़ जाना कि आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी का पूरा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो उसका क्वालिटेटिव डिस्कशन है। मतलब मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का गुणात्मक व्याख्या दी हुई है आपकी, उसमें आप पढ़ के जाना कि रोटेशनल कौन सा होता है, वाइब्रेशनल कौन सा होता है, मतलब इनकी डेफिनेशन, ठीक है। उसमें आपका एक स्पेक्ट्रम की एक रेंज भी बताएगा कि इसमें यहाँ से यहाँ तक इंफ्रारेड मिलता है, इसमें अल्ट्रा वायलेट, पराबैंगनी मिलती है, रक्त किरणें मिलती है, दृश्य प्रकाश की किरणें कहाँ से कहाँ तक किस रेंज में मिलती है। तो उस व्याख्या में आप ये सब पढ़ के जाना, ये पढ़ के जाना कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। ये तो एक कॉमन क्वेश्चन हो गया जिसमें ये तीनों आएंगे, इनकी डेफिनेशन आएंगी, इनकी रेंज आएगी कि कहाँ से कहाँ तक इनकी रेंज होती है, कब रोटेशनल स्पेक्ट्रम मिलता है, कब वाइब्रेशनल मिलता है, कब इसका मिलता है वाइब्रेशनल रोटेशनल का, और कब इलेक्ट्रॉनिक का मिलता है। बात समझ में आ रही है? अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 मतलब मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है आपका रोटेशनल वाइब्रेशन का एक मिक्स है स्पेक्ट्रम। उसमें 2 तरीके की लाइनें मिलती है, मतलब 2 ब्रांचेस मिलती हैं, एक पी ब्रांच और एक आर ब्रांच, क्यू ब्रांच और एक आर ब्रांच। पी क्यू आर ब्रांच एक ही स्पेक्ट्रम में मिलती है, तो वो ज़रूर पढ़ जाना आप, ठीक है। तो इसमें जो सबसे लास्ट का बचता है ना आपका, वो है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम। और इसमें भी आपके सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो है पी ब्रांच और एक है क्यू और आर ब्रांच। ये आपका CO2 के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के लिए आपको बुक में मिल जाएगा। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए CO के लिए, और एक कार्बन CO2 के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। एक उन्होंने स्पेक्ट्रम बनाए हुए हैं, उसको ध्यान से पढ़ के जाना कि पी ब्रांच के लिए फ्रीक्वेंसी का
क्या एक्सप्रेशन होता है, क्यू ब्रांच के लिए क्या होता है, आर ब्रांच के लिए क्या होता है, ये पढ़ के जाना है। मतलब मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो ही चीज़ें, दो क्वेश्चन आप ढंग से कर जाओगे ना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इससे ऊपर वाले में तो पूरा आपको इतने क्वेश्चन करके जाने पड़ेंगे, लेकिन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में से एक या दो क्वेश्चन बनेंगे, आप दो पढ़ जाओ, दो के दो मिल जाएंगे आपको। एक तो मिल जाएगा कॉमन क्वेश्चन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की गुणात्मक व्याख्या का, ठीक है, और दूसरा मिल सकता है आपको वाइब्रेशनल रोटेशनल यानी कि घूर्णन कंपन ऊर्जा स्तर जो होते हैं उसमें 3 ब्रांच मिलती है, PQR, उनको ध्यान से पढ़ जाना, उसका ग्राफ ध्यान से पढ़ जाना, और एक्सप्रेशन और डेरिवेशन ध्यान से देख जाना, इसका बुक में मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ में आएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे तो। ठीक है, तो ये आपका क्वांटम मैकेनिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग 21 से ज़्यादा ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में भी और कुछ क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़ करके जाओ, आपको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, इतना पढ़ के जाते हो ना, आपका पेपर सब अच्छे से अच्छा होगा। ठीक है ना, तो क्वांटम मैकेनिक्स को भी यहाँ पे क्लोज करते हैं अपन, और उसके बाद मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे हैं बच्चों के, वो है न्यूक्लियर फिजिक्स को लेकर के। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में अपना चल रहा था न्यूक्लियर फिजिक्स का जो भी, ठीक है, उसमें अपन फर्स्ट यूनिट कर रहे थे। फर्स्ट यूनिट में अपन ने बहुत सारी चीज़ें कर ली अभी तक, कुछ प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे न्यूक्लियस की, रेडियस के बारे में और मास के बारे में, तो ये सारी चीज़ें। उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे को कराना था, वो है इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट, यानी कि वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण, वो ध्यान से देखना, उसको मैं स्टार्ट करा रही हूँ। तो आज या उसके अगली वीडियो में अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण क्वेश्चंस के हो गए हैं सारे, पढ़ के जाओगे ध्यान से इनको, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उस बच्चे का फिर अब कुछ नहीं हो सकता जो ये सोच रहा है कि ये क्वेश्चन कहाँ से हैं, ठीक है, कौन से टॉपिक हैं, परेशान हो, फिर तो फिर आपके परेशान होने की बात ही है, बिकॉज आप इतना बिल्कुल ही अचानक से ही पेपर देने के लिए कूद रहे हो, तो फिर आप कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो शुरू से ध्यान देना पड़ता है। BSc है भाई, कोई मजाक तो नहीं है, उसमें भी 3rd ईयर है। ठीक है, तो आज जो न्यूक्लियर फिजिक्स वापस से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, अब आगे की जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर होंगी। अच्छा, सॉलिड स्टेट के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को डिस्कस कर रहे हैं। सॉलिड क्वांटम के तो हो गए डिस्कस, है ना, सॉलिड स्टेट के और कर रहे हैं, उसको अपन एक बार ये टॉपिक पूरा कर लेंगे ना, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट न्यूक्लियर फिजिक्स का, उसके बाद एक बार बीच में 1-2 वीडियो उसकी हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, क्योंकि बताना जरूरी है बच्चों को थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद अपन न्यूक्लियर फिजिक्स को कंटिन्यू करेंगे। समझ में आ गई। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में यूनिट फर्स्ट में ये जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट, यानी कि वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण। क्वाड्रुपोल मोमेंट यानी कि वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण से क्या मतलब होता है, आप आघूर्ण से क्या समझते हो कि आघूर्ण क्या बताता है आपको, है भाई? आघूर्ण क्या होता है? ये आघूर्ण वर्ड, आघूर्ण मतलब किसी भी चीज़ की घूर्णन से रिलेटेड, मतलब ये जो भी वर्ड है ये रोटेशन से रिलेटेड है, घूर्णन से रिलेटेड है। एक आपने इससे पहले पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव नाम से पता चल रहा है, द्विध्रुव, इसमें 2 ध्रुव थे, यानी कि किसी भी द्विध्रुव का आघूर्ण 2 ध्रुवों के सापेक्ष लेते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे अपन मोमेंट 4 ध्रुवों के, नाम है चतुर्ध्रुव। चतुर्ध्रुव का मतलब इसमें 4 ध्रुव होंगे। इसमें तो क्या होता था, द्विध्रुव में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता था, जितना पॉजिटिव होता था उतना ही नेगेटिव, मतलब मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण में दोनों आवेश बराबर होते थे और एक दूसरे से किसी निश्चित दूरी पर होते थे, तो अपन उसको क्या कहते थे, द्विध्रुव कहते थे। लेकिन चतुर्ध्रुव में क्या होगा, बराबर आवेश होंगे, परिमाण में बराबर होंगे, लेकिन 2 पॉजिटिव होंगे 2 नेगेटिव होंगे, कुछ तभी मिल करके कितने बनेंगे, 4, और एक निश्चित दूरी पर होंगे डेफिनेटली, तो वो क्या बनाएगा, चतुर्ध्रुव। जैसे 4 ध्रुव अगर आप समझना चाहो तो इस तरीके से समझ सकते हो कि ये हमारे पास पॉजिटिव प्लस क्यू माइनस क्यू, अल्टरनेटिवली प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो ये 4 ध्रुव, मतलब एक तरीके से 2 द्विध्रुवों के मिलाने से एक चतुर्ध्रुव बनेगा। ठीक है, ये एक द्विध्रुव है, ये भी द्विध्रुव है, ये भी द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव है, लेकिन ये सारे मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक चतुर्ध्रुव बना रहे हैं। समझ में आ गई, चारों मिल करके। ठीक है, कई बार ऐसे भी हो जाता है, देखो जरूरी नहीं है कि ऐसे रखे हुए हों, ऐसे भी हो सकता है कि ये प्लस क्यू, ठीक है, इधर आपका प्लस क्यू माइनस क्यू और ये आपका माइनस क्यू, चतुर्ध्रुव। अब देखो ये एक द्विध्रुव है प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच, ये एक द्विध्रुव है, ये भी एक द्विध्रुव है और ये भी एक द्विध्रुव है, लेकिन ये द्विध्रुव नहीं है, ये और ये मिलकर के द्विध्रुव नहीं बना रहे क्योंकि दोनों सेम आवेश हैं। ठीक है, ऐसे ये दोनों भी नहीं है,
ये बात ध्यान देना। यहाँ पे देखो ये दोनों नहीं है, मतलब विकर्ण वाले ये द्विध्रुव नहीं है और ये वाले भी द्विध्रुव नहीं है, लेकिन ये जो साइड वाले हैं जो आपके पर्टिकुलर ये है साइड इस वर्ग की आयत की, वो है। यहाँ पर ये दोनों नहीं है, विकर्ण वाले हैं, ठीक है ना। तो द्विध्रुवों से मिलकर के चतुर्ध्रुव बन रहा है, मैं ये बात समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो चतुर्ध्रुव में अभी स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन जो पर्टिकुलर आपके सिलेबस में है। देखें, हमें निकालना है चतुर्ध्रुव अवगुण, तो उसके लिए अपन को एक सिस्टम फोकस करना पड़ेगा। सिस्टम पे सपोज करो कि ये मेरे पास कोई मीडियम है, ठीक है, मीडियम है, कोई भी मीडियम हो सकता है, पानी हो सकता है, कांच हो सकता है, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर मीडियम है मेरे पास, किसी भी पदार्थ का बना हुआ मीडियम हो सकता है, ठीक है। इसमें एक इसका केंद्र है, जिस केंद्र को मैंने क्या माना, मूल बिंदु ओरिजिन, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर पूरा सिस्टम जो है वो ऐसे छोटे छोटे अल्पांश आयतनों से मिलकर के बना हुआ है। तो मैंने उस पूरे मीडियम में एक छोटा आयतन मान लिया, मेरी बात समझ रहे हो, मतलब इस पूरे का वॉल्यूम तो है V, ठीक है, लेकिन ये पूरा वॉल्यूम छोटे छोटे वॉल्यूम से मिलकर के बना हुआ है। मैंने मान लिया कि वो वॉल्यूम है dV। बात समझ में आ गई। इस dV वॉल्यूम में कोई आवेश कितना है, dQ, मतलब छोटे वॉल्यूम में छोटा आवेश, पूरे कंप्लीट का आवेश तो Q मान लो, और इस छोटे अल्पांश आयतन dV में जो आवेश है वो है dQ। समझ में आ गई। इस मूल बिंदु के सापेक्ष ये सपोज कर लो स्मॉल r डिस्टेंस पर रखा हुआ है। बात समझ में आ गई। इस जरूरी नहीं है कि आप इसका सेंटर ही मानो, मूल बिंदु आप यहाँ भी मान सकते हो, यहाँ भी मान सकते हो, यहाँ भी मान सकते हो, मर्जी है, क्योंकि मैंने सेंटर पॉइंट नहीं बोला इसको, मैंने कहा ये मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु इस पूरे इस मीडियम के अंदर कहीं पर भी है, और उस मूल बिंदु से इस अल्पांश आयतन की दूरी कितनी है, r, ठीक है। मूल बिंदु के सापेक्ष इसका जो आयतन आवेश घनत्व है, ध्यान देना, आयतन आवेश घनत्व वो है रो r, क्योंकि मैंने क्या बोला, ध्यान दो, मैंने कहा मूल बिंदु के सापेक्ष इसका अल्पांश आयतन का जो आयतन आवेश घनत्व है वो है रो r, यानी कि r क्या बता रहा है कि आयतन आवेश घनत्व r का फंक्शन है, दूरी का फंक्शन है। समझ में आ रही है। तो अल्पांश, ये देखो यहाँ पे इतनी डिस्टेंस है, क्योंकि मैंने अल्पांश आयतन यहाँ पे माना है। हो सकता है कोई बच्चा यहाँ पे कहेगा कि मैडम मैं तो यहाँ मानूंगा, तो ये डिस्टेंस अलग हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आयतन आवेश घनत्व इस बात पर डिपेंड करेगा कि मूल बिंदु से उस पर्टिकुलर आवेश की या आयतन आवेश घनत्व की कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। दूरी पर डिपेंड करेगा आयतन आवेश घनत्व। अब आपने आवेश घनत्व पढ़े हुए हैं, एक तो आपने रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़ा होगा, आयतन आवेश घनत्व पढ़ा होगा। तो मैंने यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर लिया, इससे मैंने आयतन की बात की है। समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, ये मेरे पास z एक्सिस है, z एक्सिस है, ठीक है, इस डायरेक्शन में ये z एक्सिस है, ठीक है। इस z एक्सिस पर कोई बिंदु है, वो है कैपिटल A, कोई बिंदु है कैपिटल A। हमें क्या करना है, इसके वजह से यहाँ पर आघूर्ण निकालना है कि कौन सा आघूर्ण, चतुर्ध्रुव आघूर्ण का एक्सप्रेशन चाहिए। तो वो कैसे निकलेगा, विभव से। समझ में आ रही है। मतलब पहले हम क्या करेंगे, इस छोटे से अल्पांश आयतन की वजह से z अक्ष पर स्थित कोई बिंदु कैपिटल A पर विभव ज्ञात करेंगे कि कितना विभव आता है, उसी से अपन को आघूर्ण मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो मैंने ये मान लिया कि इस मूल बिंदु से इस बिंदु कैपिटल A की डिस्टेंस तो कितनी है, कैपिटल R। 3 डिस्टेंस दिखाऊंगी मैं, ध्यान देना। मूल बिंदु के सापेक्ष इस A की जो डिस्टेंस है या जो सदिश है, इसका स्थिति सदिश जिसको बोलते हैं अपन, मूल बिंदु के सापेक्ष ही होता है। तो इस पर्टिकुलर बिंदु A का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना है, कैपिटल R, ठीक है। इसके पर्टिकुलर आयतन आवेश घनत्व के लिए ये जो हमने छोटा सा अल्पांश आयतन माना है, इसके जो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली A वेक्टर। बात समझ में आई। 3 डिस्टेंस अब आपको दिख रही होंगी ध्यान से। एक तो है ये, यानी कि इस मूल बिंदु से इस आयतन की जो स्थिति घनत्व स्थिति सदिश है वो है R वेक्टर। इस आयतन की मूल बिंदु के सापेक्ष, इस बिंदु की मूल बिंदु के सापेक्ष कैपिटल R, और इस बिंदु की इसके सापेक्ष जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल स्मॉल a। बात समझ में आ गई। 3 स्थिति सदिश दिखाए हैं मैंने, एक इसके सापेक्ष इसका, इसके सापेक्ष इसका, और इसके सापेक्ष इसका। समझ में आ रही है। एरो ध्यान से दिख रहे हैं ना आपको, मैं दिखा देती हूँ। इसका ये है, इसका ये है, और इसका इधर है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब ज़रा देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं कि ये जो आयतन आवेश घनत्व हमने आयतन आवेश अल्पांश आयतन माना है, इसमें कितना आवेश है।
समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम निकालेंगे द चार्ज इन वॉल्यूम एलिमेंट, अल्पांश आयतन, है ना, वॉल्यूम एलिमेंट कितना होगा डी क्यू, और डी क्यू कितना होगा आपका, क्योंकि ये कितना होता है रो आर बराबर क्या होगा, कितना होगा भाई आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश बटे आयतन, यानी कि Q अपॉन V। छोटे अल्पांश आयतन की वजह से है तो डी क्यू बराबर कितना होगा, रो डी वी। छोटे की बात करूंगी, होल की बात करूंगी, कंप्लीट की बात करूंगी तो कंप्लीट आवेश Q बराबर तो रो इंटू वी हो जाएगा। थोड़े से आवेश की बात करूंगी डी क्यू तो वो रो थोड़ी बदलेगा, रो तो कांस्टेंट है, ठीक है, और इंटू डी वी, ठीक है। तो डी क्यू बराबर कितना हो गया हमारे पास, रो आर और साथ में डी वी, इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ गई। मैंने क्या निकाला, द चार्ज इन वॉल्यूम एलिमेंट डी क्यू, और वो किसकी वजह से, रो आर डी वी। अब आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो वेयर रो आर, क्या है ये रो आर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व, और आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, Q अपॉन V। ऐसे ध्यान रखने के लिए आप रख सकते हो, ठीक है। ये हमने बता दिया, ये समझ में आया आपको, डी क्यू इज इक्वल्स टू रो आर डी वी, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ कि ये तो हमने निकाल लिया कि ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है इसमें कितना आवेश है डी क्यू, वो निकाल लिया। अब आप क्या निकालोगे कि इस वॉल्यूम एलिमेंट में जो आवेश है डी क्यू, इसकी वजह से इस बिंदु कैपिटल ए पर विभव कितना है। पहले आप एक छोटे आवेश की वजह से यहाँ पर विभव निकाल लो, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे सिस्टम की वजह से इस बिंदु ए पर विभव आ जाएगा। वही तो हमें चाहिए, समझ में आ गया। जब हम एक होल के लिए निकालना होता है, कंप्लीट सिस्टम के लिए निकालना होता है, तो अपन क्या करते हैं, उस होल सिस्टम को छोटे सिस्टम में बांट लेते हैं, छोटे सिस्टम की वजह से उस बिंदु पर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे की वजह से आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ कि इस डी क्यू आवेश की वजह से इस बिंदु ए पर विभव कितना है, सबसे पहले वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। द पोटेंशियल विभव, पोटेंशियल मतलब विभव, ड्यू टू स्मॉल चार्ज डी क्यू एट पॉइंट कैपिटल ए, कितना होगा, डी फाई। छोटे की वजह से है, छोटे से चार्ज की वजह से है, तो जो विभव होगा वो भी तो छोटा सा ही होगा ना। तो डी फाई बराबर कितना होगा, फाई कैसे निकालते हो आप, क्या होता है फाई, फाई का क्या फॉर्मूला होता है भाई, किसी भी एक छोटे अल्पांश आवेश की वजह से कितना होता है, के क्यू अपॉन आर, याद होगा ना आपको। ऐसे तो निकालते हो विभव वी बराबर में क्या होता है, के क्यू अपॉन में आर, तो कितना होगा बताओ, के क्यू, क्यू की जगह पर कितना है डी क्यू, और डिस्टेंस कितनी है आपकी, डिस्टेंस कितनी है स्मॉल ए। के की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्साइलन। एप्साइलन नॉट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने निर्वात नहीं लिया, मैंने माध्यम लिया है, वैक्यूम नहीं है माध्यम है, तो माध्यम की विद्युतशीलता मैंने मान ली वो कितनी है, एप्साइलन है। बात समझ में आ गई। तो साथ में कितना आ गया, डी क्यू अपॉन स्मॉल ए। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया, ये इस छोटे से अल्पांश आवेश की वजह से इस बिंदु कैपिटल ए पर विभव हो गया। मुझे चाहिए पूरे के लिए, तो मैं क्या कर दूंगी, इसका क्या कर दूंगी, इसका मैं कर दूंगी इंटीग्रेशन, तो मेरे पास कंप्लीट यानी कि होल सिस्टम की वजह से यहाँ पर कितना विभव होगा वो आ जाएगा। और उस विभव से ही मुझे किसका पता लगेगा, चतुर्ध्रुव आघूर्ण का। उस चतुर्ध्रुव आघूर्ण में चतुर्ध्रुव आघूर्ण के अलावा द्विध्रुव आघूर्ण भी आएगा, और इसके अलावा आपका आवेश, छोटे आवेश की वजह से विभव भी आएगा। तो 2-3 चीज़ें आएंगी, 2-3 टर्म आएंगी। आप कंप्लीट इसका एक डेरिवेशन देखना, फिर आपको चीज़ें जो है तरीके से समझ में आएगी। तो उसको अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप इसको वो क्वेश्चन ध्यान से देख लेना सारे क्वांटम मैकेनिक्स में, और इसको अपन कंप्लीट करके फिर उसके बाद सॉलिड स्टेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।